आज हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं? एम्ब्रियो फॉर्मेशन की क्रिया को ही एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यही क्रिया क्या कहलाती है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की क्रिया है, प्लांट 2 टाइप के पाए जाते हैं। फर्स्ट क्या होता है? डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री, और सेकेंड होता है मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री पौधे। तो दोनों में ही जो एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट प्लांट। तो डाइकॉट प्लांट में हमने कहाँ तक देख लिया है कि जायगोट का फॉर्मेशन हो गया है। जायगोट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था कि मेल एंड फीमेल गैमिट जो होते हैं वो फ्यूज़ होकर डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन किए थे। इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग यानी कि ये ऐसा एग है जो कि फर्टिलाइजेशन हो गया है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब अगला स्टेप देखते हैं कि इसी जायगोट में, डिप्लॉइड जायगोट में क्या हो रहा है? ट्रांसवर्स यानी कि टीएस डिवीज़न हो रहा है। टीएस डिवीज़न इस तरीके से है, दोनों के बीचों बीच इस तरीके से डिवीज़न होने पर 2 टाइप के सेल बनते हैं, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। ठीक है, ये मतलब ये समान विभाजन नहीं होता है, एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है। तो अब देख लेते हैं ऊपर की ओर मैं इस तरीके से सी से दर्शाई हूँ। तो ये है चैलेजा वाला पार्ट, नीचे एम है मतलब माइक्रोपाइल। तो ऊपर चैलेजा की ओर पाया जाने वाला जो स्मॉल सेल होता है, ठीक है, इसका साइज़ क्या रहता है? स्मॉल सेल होता है, मोर देन जो ये नीचे की ओर पाया जा रहा है उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो ऊपर का जो ये छोटी कोशिका होती है इसको बोला जाता है एपिकल सेल या फिर टर्मिनल सेल बोला जाता है। अगला है नीचे की ओर जो कि माइक्रोपाइल की जो माइक्रोपाइल होता है उसकी ओर पाए जाने वाली जो ये बड़ी कोशिका होती है इसको बोला जाता है बेसल सेल। अब आइए इन दोनों से किसका फॉर्मेशन होता है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। नीचे आते हैं तो हम लोग इधर मैंने दर्शाया हुआ है कि एपिकल सेल फॉर्म्ड एम्ब्रियो। ठीक है, ऊपर की ओर ये जो एपिकल सेल है ये किसका निर्माण करती है? एम्ब्रियो का निर्माण करती है। तो इसलिए इसको एम्ब्रियोनल सेल भी कहा जाता है। किसको? एपिकल सेल को। क्यों? क्योंकि ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट में क्या है? बेसल सेल फॉर्म्ड सस्पेंसर। ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर रही है? सस्पेंसर का फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए बेसल सेल को क्या बोला जाता है? सस्पेंसर सेल भी कहा जाता है। इस तरीके से। अब अगला देखते हैं, अगला जो स्टेप है तो देख सकते हैं आप लोग ये 2 सेल स्टेज है। क्या है ये? जायगोट में क्या हुआ? डिवीज़न हुआ, ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा 2 सेल स्टेज इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ इसका। अब देख लेते हैं हम लोग अगला जो स्टेज है उसको बोला जाता है ऑक्टेट स्टेज। ऑक्टेट यानी कि 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेट्राड। टेट्राड इसको भी बताऊँगी किस तरीके से होगा। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एपिकल सेल है, एपिकल सेल में क्या होगा? टीएस एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, अनुप्रस्थ और लंबवत विभाजन हो रहा है किसमें? एपिकल सेल में। तो एपिकल सेल में जब ये लंबवत और अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो पहले तो ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है इस तरीके से, जिसको बोला जाता है टेट्राड। क्या बोला जाता है? टेट्राड। टेट्रा यानी कि 4। पहले 4 कोशिका बनाता है, उसके बाद फिर यही क्रिया क्या है? लगातार जारी रहता है। उसके बाद ये 4 जो कोशिका रहते हैं ये इसके जस्ट डबल हो जाते हैं, किसमें? 8 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है ऑक्टेट स्टेज। ठीक है, दोनों को मैं एक ही डायग्राम में दर्शा दी हूँ। सबसे पहले क्या होगा? 2 सेल स्टेज होगा। 2 सेल स्टेज के बाद एपिकल सेल में फिर से डिवीज़न होगा जिससे वो टेट्राड का निर्माण करेंगे। टेट्राड में फिर से डिवीज़न होगा जिससे वो ऑक्टेट का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको बोला जाएगा ऑक्टेट स्टेज। ठीक है, अब नीचे की ओर हम लोग जो ये बेसल सेल है, बेसल सेल में क्या हो रहा था? डिवीज़न हो रहा था। कैसा डिवीज़न? अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा इस तरीके से ये क्या है? 6 से 8 कोशिकाओं का एक लंबी कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसको बोला जाता है सस्पेंसर सेल। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं, इसको बोला जाता है ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये
क्या है, ग्लोब के समान आकृति का हो जाता है। जो यहाँ पर ऑक्टेट स्टेज था ये और लगातार क्या है, डिवाइड होते जाता है और इस तरीके से एक ग्लोबुलर शेप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, तो जो ये सस्पेंसर सेल होती है, अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो ये बोलेगा कि क्या बोलना चाहिए, जो सस्पेंसर होता है, सस्पेंसर सेल होता है, इसकी निचली मतलब अगर इसको उल्टा करके देखें, ठीक है, उल्टा करेंगे तो हाइपोफाइसिस का क्या होगा, ये इसका निचला भाग होगा। लेकिन चित्र में अगर देखें तो ये सस्पेंसर का क्या होगा, ऊपरी भाग होगा। ठीक है, आप लोग इसको जैसा चाहे लिखना चाहे बोल सकते हैं सस्पेंसर का निचला भाग कि सस्पेंसर का ऊपरी भाग, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि सस्पेंसर का जो ये ऊपरी, चलिए हम लोग इसको यूज़ कर देते हैं जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है, ऊपरी भाग क्या कहलाता है, हाइपोफाइसिस। क्या कहला रहा है, हाइपोफाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट में क्या है, पेरिक्लिनल डिवीज़न इन ऑक्टेट सेल। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्टेट सेल है इसमें पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है और इसके बाहरी स्तर में, जो बाहरी स्तर होता है वो एक लेयर का निर्माण करता है जिसे बोला जाता है एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये एक लेयर है, बाहरी लेयर है जिसको बोला जाता है एपिडर्मल सेल, जो कि कैसे बनता है, जो ऑक्टेट सेल होते हैं उसके बाहर वाले सेल, उनमें क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से एपिडर्मल सेल का फॉर्मेशन होता है। अगला स्टेज आता है हार्ट शेप स्टेज। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी जो इसका एपिकल एरिया होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ट शेप में। आप लोग देख सकते हैं हार्ट शेप है। अब चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। इसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंटीक्लिनल डिवीज़न इन एपिडर्मल सेल। पहले क्या हुआ था, जो ऑक्टेट सेल था उसमें पेरिक्लिनल डिवीज़न के द्वारा एपिडर्मल सेल का फॉर्मेशन हुआ था। अब जो एपिडर्मल सेल है उसमें कौन सा डिवीज़न हो रहा है, एंटीक्लिनल डिवीज़न हो रहा है, जिसके द्वारा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डर्मेटोजेन लेयर में, या फिर डर्मेटोजेन में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको अब जो ये लेयर है, इस लेयर को एपिडर्मल सेल नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, डर्मेटोजेन। क्लियर है। अब आइए डर्मेटोजेन के अंदर वाला भाग देखते हैं। इनसाइड यानी कि अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या होता है, वर्टिकल और टीएस यानी कि अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अंदर की कोशिकाओं में वर्टिकल और टीएस डिवीज़न के द्वारा ये दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें अंदर की कोशिका को, ठीक है, अंदर की कोशिका को क्या बोला जाता है, पेरीब्लेम। क्या बोला जा रहा है, पेरीब्लेम। और बाहर की कोशिका को बोला जाता है प्लीरोम। सबसे पहले एपिडर्मल जो सेल था वो किस में कन्वर्ट हुआ, डर्मेटोजेन में। अब आ जाते हैं अंदर की कोशिका में। अंदर की कोशिकाओं में भी फिर से डिवीज़न होता है, किस टाइप का, वर्टिकल और ट्रांसवर्स टाइप का डिवीज़न, जिसके द्वारा दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, अंदर की ओर पेरीब्लेम और बाहर की ओर प्लीरोम। अब चलिए देखते हैं नीचे वाला जो है वो क्या कहलाएगा, हाइपोफाइसिस ही कहलाएगा। ये पूरा क्या है, सस्पेंसर सेल कहला रहा है। तो इस वजह से जब ये पेरीब्लेम और प्लीरोम का फॉर्मेशन होता है तो ये जो एपिकल सेल होता है इसका शेप किस तरीके से हो जाता है, अब ये कॉटिलीडॉन यानी कि बीज पत्रों के शेप में आने लगता है। तो इस कंडीशन में ये क्या है, हार्ट शेप का हो जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग आगे किस तरीके से ये विकसित होते जा रहे हैं। तो अगले क्रम में हम लोग देखते हैं तो इसको बोला जाता है टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो इसलिए क्योंकि टॉर्पीडो क्या है, एक फ़िश है, एक फ़िश को बोला जाता है टॉर्पीडो। तो ये इसी के शेप का क्या है, जो इसका डेवलपमेंट है वो दिखाई देता है उसी फ़िश के समान। तो अब देख लेते हैं, जो हार्ट शेप था वो धीरे धीरे क्या है, डेवलप होने लगता है। डेवलप होने के कंडीशन में देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, इसमें दो कॉटिलीडॉन का फॉर्मेशन अब स्टार्ट हो गया है। तो इसी कॉटिलीडॉन के क्या है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसी से ही प्लूमोल का फॉर्मेशन होता है। प्लूमोल यानी कि मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर का फॉर्मेशन होगा, इसको भी बाद में बताऊंगी किस तरीके से होगा। मूलांकुर का ये क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगला क्या है,
इसके नीचे हाइपोफाइसिस के जस्ट ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। इससे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मूलांकुर। इसका शॉर्ट नेम होता है, क्या होगा? SAM, सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। इससे फॉर्मेशन होता है प्लूमूल, यानी कि प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर। और इसी से फिर आगे चलकर क्या बनेगा? स्टेम बनेगा। नीचे में क्या दिया हुआ है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसका शॉर्ट नेम होता है RAM, रैम। इसको बोला जाता है, इससे बनेगा रेडिकल, मूलांकुर जिसको बोला जाता है। ठीक है, प्रांकुर और मूलांकुर। प्रांकुर से ये क्या है? एक तना जो है इससे विकसित होगा। मूलांकुर से क्या विकसित होगा? रूट का। ठीक है, रूट यानी जो जड़ है उसका विकास होगा। तो ये प्रारंभिक वाले भाग होते हैं जो आगे चलकर ये फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका क्या है? सस्पेंसर सेल ही कहलाएगा। अब चलिए, तो ये जो शेप है किसके समान है? टॉर्पीडो के समान है, इसलिए इसको टॉर्पीडो स्टेज बोला जाता है। 2 कोटिलीडॉन का फॉर्मेशन यहाँ पर लगातार हो रहा है। लास्ट जो मैच्योर, क्या बोलना चाहिए, मैच्योर एम्ब्रियो होता है, उसमें दोनों कोटिलीडॉन लगातार वृद्धि करके क्या है? मुड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब इतना स्पेस नहीं होता ये कि ऐसे ही सीधा सीधा ये बढ़ते जाए, मतलब लिमिटेड रहता है। ओवरी का जो शेप रहता है वो क्या है? लिमिटेड होता है। इसलिए मतलब पर्याप्त क्या है? स्पेस नहीं हो पाने के कारण ये जो अब कोटिलीडॉन है क्या हो जाता है? थोड़े से मुड़ जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कोटिलीडॉन है ये दोनों। साथ में इसका भी क्या है? ये ग्राउंड टिश्यू है। ये वाला भाग इसका क्या कहलाएगा? रूट एपिकल मेरिस्टेम। और साथ में ये वाला भाग इसका कहला रहा है शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिससे क्या है? प्लूमूल और रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से था एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट। डाइकॉट में किस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अगला हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट। इसमें भी बस क्या बोलना चाहिए? लगभग सेम ही होता है। लास्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको देखते हैं क्या अंतर है। और एक चीज़ है यहाँ पर, ये हमने अभी क्या देखा? डाइकॉट में। ठीक है, डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया देखे तो इसमें कोटिलीडॉन कितने हैं? 1 और 2। क्यों? क्योंकि ये डाइकॉट है। लेकिन अभी हम लोग मोनोकॉट देखेंगे तो मोनोकॉट में क्या रहेंगे? सिंगल ही कोटिलीडॉन का फॉर्मेशन होगा, एक बीजपत्र का ही निर्माण होगा। और द्विबीजपत्र में क्या होता है? 2 बीजपत्रों का निर्माण होता है। इस तरीके से है।